नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मंच 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको याद होगा कि मोदी सरकार पर अतिरिक्त टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए लगाया था क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा था। अब उस धमकी का क्या असर हुआ, आपको पता है? अभी जो ये खबर आ रही है और उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि रिलायंस, जो मुकेश अंबानी का जो रिलायंस है, जो तेल खरीदता था, जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 10 साल का रशिया के साथ, अब उसने ये प्रण किया है कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि मुकेश अंबानी अब जो रशियन क्रूड ऑयल है वो अब नहीं खरीदेंगे। और ये खबर बीबीसी के हवाले से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बीबीसी की स्क्रीनशॉट है जो आपको दिखा रही हूँ। बीबीसी की स्टोरी क्लियरली इस बात को कहती है कि इंडियाज लार्जेस्ट कंग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय बिलियनियर मुकेश अंबानी हैज स्टॉप्ड इंपोर्टिंग रशियन क्रूड ऑयल फॉर इट्स एक्सपोर्ट only refining unit at Jamnagar in the western state of Gujarat. The move aims to comply with a European Union ban on fuel imports made from Russian oil through third countries, which takes effect next year. It also aligns with US sanctions on major Russian oil producers, Rosneft and Lukoil, set to kick in on Friday. ये दो वो कंपनीज हैं रशिया की जो ऑयल प्रोड्यूसर्स थी, रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल। उन पर आपने याद होगा सैंक्शंस लगाए गए थे। और क्या कहा था उस समय रिलायंस ने, और आज भी उन्होंने यही कहा है कि दिस ट्रांजिशन हैज बीन कंप्लीटेड अहेड ऑफ शेड्यूल टू इंश्योर full compliance with product import restrictions coming into force on 21st January 2026। ये रिलायंस ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है। व्हाइट हाउस ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि वी वेलकम द शिफ्ट and look forward to advancing meaningful progress on US-India trade talks। अब आपको ध्यान होगा कि जो दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच जो सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट था, यानी कि जो विवाद का मुद्दा था, वो यही था कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, सस्ता तेल खरीद रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ उस पर लगा दिया था, जिसमें 25% पेनल्टी थी फॉर बाइंग रशियन ऑयल्स एंड आर्म्स। और उन्होंने ये कहा कि दिस इज ऑलमोस्ट लाइक फंडिंग मॉस्को ऑन द यूक्रेन वॉर। अब India's purchases of discounted Russian oil shot up from big 2.5% of imports before the war began in 2022 to around 35.8% in 2024 and 25। अब इसका क्या मतलब है, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि अगर रिलायंस ने खरीदने से मना कर दिया है रशिया का तेल, उनका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करके अगर करेंगे तो इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, रिलायंस पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और लॉन्ग रन में ये चीजें रशिया कैसे देखेगा, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहला सवाल यही है कि इसके मायने क्या है। रशिया से अब रिलायंस तेल खरीदना बंद कर देगा, तो इसके पॉलिटिकल और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों के क्या मायने हैं? देखिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सीधे सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा ये हम बता देते हैं। भारत हमें पता है बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि भारत एक 140 करोड़ लोगों का देश है, तो हमें तेल चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होती है। हमारे गाड़ी के स्कूटर में पेट्रोल भी लगता है, हमारे गाड़ियों में डीजल भी लगता है, हमारे घर में जो सामान आता है उसमें भी वो भी सामान आता है, कहीं ना कहीं वो डीजल की गाड़ियों से इधर से उधर जाता है, वो चाहे ट्रेन में आए, हवाई जहाज में आए, चाहे पानी के जहाज से आए, चाहे ट्रक में आए। हमारे घर में जो खाना बनता है उसमें एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीजें मिला के हमारे घर में जो बिजली आती है वो भी कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट से आती है। तो कुल मिला के भारत में ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा है। लेकिन जितनी ऊर्जा की खपत है उतना भारत के पास क्योंकि ऊर्जा नहीं है, इसीलिए भारत पेट्रोलियम का आयात करता है। तो जब आयात आप करेंगे, इंपोर्ट जब करेंगे और ऐसी चीज का इंपोर्ट करेंगे जो कि रोजमर्रा की चीज है, तो स्वाभाविक है कि हम देखेंगे कि रोजमर्रा की चीज हम सस्ती खरीदें। कभी कभार चीजें खरीदने वाली हम थोड़ी महंगी भी खरीद लेते हैं। साल में एक बार अगर हमें शॉपिंग करना है या घर में एयर कंडीशनर खरीदना है, तो शायद हम देख लेते हैं कि कौन सी अच्छी क्वालिटी का एयर कंडीशनर है, 2000 ज्यादा भी लगे तो हम खरीद लेंगे। लेकिन रोज अगर हमें हमारे घर में सब्जी खरीदनी है और घर के नीचे 2 दुकानें हैं, तो जो सस्ती होती है वहां से हम सब्जी खरीदते हैं, क्योंकि रोजमर्रा का खर्चा है।
रोज का खर्चा हमें बचाना है, तो भारत रोजमर्रा का क्योंकि पेट्रोलियम का खर्चा है, इसीलिए भारत पहले ज्यादातर तेल खरीदता था खाड़ी के देशों से, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, क्योंकि सऊदी ईरान हो, क्योंकि ये सब जो खाड़ी के देश हैं ये भारत के गुजरात या महाराष्ट्र के बंदरगाह से बहुत नजदीक हैं। समुद्र के उस पार, अरब अरब खाड़ी के उस पार चले जाइए, अरेबियन सी के, तो उस पार आपको खाड़ी के देश आ जाते हैं। तो खाड़ी के देश में अगर किसी ऑयल टैंकर में तेल भरा गया तो 24-48 घंटे के अंदर वो बंबई में या जामनगर में, इसमें गुजरात में आ जाता है और भारत में उपयोग हो सकता है। तो भारत को सस्ता तेल मिलता था। लेकिन जैसे ही रशिया यूक्रेन वार शुरू हुआ, तो रशिया को अपने वार के लिए पैसा चाहिए था और पूरी दुनिया ने उस पर सैंक्शन लगाया था, और रशिया के पास तेल था, तो रशिया ने ऑफर किया कि हम जो खाड़ी के देश में तेल मिलता है उससे भी हम सस्ता में आपको तेल देंगे। तो भारत ने कहा ठीक है, तो भारत ने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया, सस्ते दामों में तेल खरीदना शुरू किया, और भारत के लिए फायदे का सौदा था क्योंकि दुनिया में सबसे सस्ता तेल हमें रशिया से मिलता था। तो भारत ने जब जब से रशिया यूक्रेन वार शुरू हुआ है, हालांकि बीजेपी का इकोसिस्टम कई बार बोलता है कि उनके प्रधान जी ने रशिया यूक्रेन वार रुकवा दिया था, लेकिन रशिया यूक्रेन वार रुकने में भारत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितने दिन तक युद्ध चलेगा और रशिया को वो युद्ध के लिए पैसा चाहिए, रशिया आपको सस्ते में तेल देते रहेगा, और भारत ले रहा था। तो भारत रशिया से तेल ले रहा था, सस्ते में ले रहा था, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब नहीं, दूसरी लेकिन तरफ आपको देखना, इस बात का सबूत भी नहीं है। ये समय टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट हो गया है कि रिलायंस स्टॉप्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स एट जामनगर एक्सपोर्ट रिफाइनरी। क्या ये एक जीता जागता सबूत नहीं है कि मोदी जी ने पूरा आत्मसमर्पण ट्रंप के सामने कर दिया है, गर्दन झुका के कह दिया है कि जी हजूर, अब हम आपके हवाले हैं। हाँ, तो इस कहानी में अभी तक ट्रंप आए नहीं है ना, तो पहले तो आपको रशियन तेल भारत क्यों ले रहा था ये बताना था। तो रशियन तेल इसीलिए ले रहा था क्योंकि सस्ते में था, और भारत में हमें पता है कि सबसे बड़ी रिफाइनरी वगैरह जो है, भारत जो तेल खरीदता है, तो भारत में तेल खरीदने वाली सरकारी कंपनियां भी है, ओएनजीसी जैसी, और रिलायंस का पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स प्लांट भी है, तो रिलायंस भी तेल खरीदता है। भारत की निजी कंपनियां भी तेल खरीदती हैं, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी कंपनी भी तेल खरीदती है। लेकिन हम लोग तेल खरीदते थे रशिया से क्योंकि सस्ता था। अब हुआ ये कि उधर ट्रंप साहब आए, और ट्रंप साहब जब आए तो ट्रंप साहब को करना था अपना, अमेरिका को मागा बनाना था। मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अगर उनको करना है, तो उनको भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। 140 करोड़ लोग जहां पर हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन ट्रंप साहब के साथ दिक्कत ये थी कि भारत अमेरिका के साथ सिर्फ हाईटेक चीजें खरीदता था, रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीदता था। भारत अमेरिका से न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदता था, भारत अमेरिका से हवाई जहाज के इंजन खरीदता था, जो कि कभी कभी साल में 10 साल में एक बार कभी खरीदता था। रोजमर्रा की चीजें भारत अमेरिका से नहीं खरीदता था। तो अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने भारत सरकार के साथ, जिस समय भारत के प्रधान जी गए थे 13 फरवरी को ट्रंप साहब से मिलने के लिए व्हाइट हाउस में, दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ जिसका नाम कॉम्पैक्ट है। वो समझौता किस कारण से हुआ ये हमें पता नहीं, लेकिन उस समझौते के पैरा नंबर 13 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, और उसमें भारत के प्रधान जी का भी हस्ताक्षर है और ट्रंप का भी हस्ताक्षर है, कि अब के बाद से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बनेगा। ये भारत ने 13 फरवरी को मान लिया था। अब आपने जैसे ही सगाई के लिए मान लिया, इसका मतलब है आप उसको पूरा तो आपको करना पड़ेगा। अब क्योंकि आप उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ट्रंप साहब अलग अलग तरह से दबाव ला रहे हैं, क्योंकि एक तरह से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, किसी के साथ आपने समझौता कर लिया है, आप समझौते पर आपने हस्ताक्षर कर दिया है, आप पीछे नहीं जा सकते। इसीलिए ट्रंप साहब अलग अलग तरीकों से भारत सरकार के ऊपर दबाव ला रहे हैं। कभी वो अलग अलग भारतीय कंपनियों को सैंक्शन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को वो सैंक्शन कर रहे हैं, कभी भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को अमेरिका की कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन भेज रहे हैं, कभी कभी भारत सरकार के अच्छे बड़े बड़े क्या कहते हैं, जासूसी का जो इकाई है उसमें काम करने वाले व्यक्ति का नाम एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल रहे हैं। तो भारत के ऊपर कभी कभी ऑपरेशन सिंदूर भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा था, उसका क्रेडिट खुद जंप लेके ले रहे हैं कि मैंने उसका सीज फायर करवा दिया। तो भारत को अलग अलग तरीके से ट्रंप साहब दबाव डाल रहे हैं, और ये दबाव में वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। उसका सीधा सीधा प्रमाण ये है कि पिछले महीने, मतलब अक्टूबर 2025 में, एक महीना पहले तक, भारत रोज 20 लाख बैरल तेल रोज रशिया से लेता था एक महीना पहले। आज की तारीख में वो गिर के 7 लाख बैरल पर आ गया है। मतलब 7 लाख, मतलब 2/3 कमी हो गई है। अब
महंगा और सस्ता की बात जहां तक है, तो रशिया में अगर रशिया से आप एक बैरल अगर तेल खरीदते हैं तो वो $60 का एक बैरल पड़ता है, क्योंकि रशिया के पास ज्यादा मार्केट नहीं है, उसको एक तरह से केवल कुछ ही देशों को वो बेच सकता है, तो वो सस्ते में बेच रहा है $60 प्रति बैरल। लेकिन वही तेल जब आप अमेरिका से खरीदना शुरू करेंगे तो वो कम से कम $70 प्रति बैरल है, क्योंकि अमेरिका का तेल महंगा आता है। अब भारत के ऊपर दबाव ला दिया है उन्होंने, वो रिलायंस की कंपनी हो चाहे ओएनजीसी हो, कोई मतलब सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी हो, जब अमेरिका ने कह दिया कि आप रशिया से तेल खरीद नहीं सकते और आपने भी हस्ताक्षर करके मान लिया कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बनेगा, तब आज नहीं तो कल तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। और इसके चलते हो ये गया है कि रशिया का तेल अब आना कम क्या 2/3 घट गया है, लेकिन भारत में तेल तो उपयोग करना घटा नहीं है। हमारे गाड़ी में तो उतना ही तेल कल भी भरा रहा था, आज भी भरा रहा था। अंतर यह है कि जो रशिया से तेल आ रहा था सस्ता, उसके बदले अब अमेरिका से आ रहा है तेल महंगा। उसका खामियाजा तो हमारी अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा। लेकिन एक ट्वीट है सुहासिनी हैदर का, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनका ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा है कि रिलायंस हैड साइंड अ 10-year agreement last year to buy 500,000 barrels a year of Russian oil, now says it will stop all imports for refinery meant for its exports. 7 years after zeroing out Iran and Venezuelan oil under US pressure, will government soon announce India is zeroing out Russian oil too? अब इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये एक तरीके से 56 इंच का जो मोदी जी का सीना था वो बिल्कुल पिचक गया है डोनाल्ड ट्रंप के आगे? मोदी के कई समर्थक कई चीजों को लिख रहे हैं, और जैसे कि मैं एक ट्वीट है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, ज्ञानेंद्र अवस्थी जी का है। उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिकली रिलायंस टर्निंग ऑफ द टैप ऑन रशियन क्रूड इज नॉट अ कमर्शियल फुटनोट, it is a signal in a far larger strategic game. What's happening isn't about one refinery, it's about India navigating the most complex energy geopolitical moment since 1973. तो क्या ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आपको दिखता है कि भाई एक एनर्जी जियोपॉलिटिकल मोमेंट है जिसको इंडिया नेविगेट कर रही है अमेरिका की अर्जेंसीज को देखकर? जी देखिए, कुछ चीजें इंग्लिश में सेमेंटिक्स कहा जाता है। सेमेंटिक्स का मतलब है आप शब्दावली, अलंकार की शब्दावली इस्तेमाल कीजिए। बहुत साधारण सी बात है, आपके घर के नीचे एक सब्जी की दुकान है जो कि 20 रुपए में गाजर 1 किलो देता है, तो मुझे बताइए 5 किलोमीटर रोज दूर जाके आप 30 रुपए किलो का गाजर क्यों खरीदेंगे? अगर आप खरीद रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आपके ऊपर कोई ना कोई दबाव है, इसीलिए आपको रोज 5 किलोमीटर दूर जाके महंगा गाजर खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि घर के नीचे आपके 20 रुपए में गाजर मिल रहा है, तो आप 5 किलोमीटर दूर जाके 30 रुपए में क्यों खरीदेंगे? भारत अगर संप्रभु देश है, भारत भारत की अपनी अर्थव्यवस्था है, तो स्वाभाविक सी बात है कि रोजमर्रा का जो तेल हम इस्तेमाल करेंगे, दुनिया में जो सबसे सस्ता मिलेगा वही हम खरीदेंगे, क्योंकि उससे हमको फायदा होता है। और दुनिया का सबसे सस्ता तेल हम खरीद रहे थे, रशिया से खरीद रहे थे, आज भी चाहे तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन आज हम खरीद नहीं रहे हैं, आज हम महंगा तेल खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या है? किसी न किसी का आपको आपके ऊपर दबाव है, और स्वाभाविक है कि वो उसी का दबाव है जिसके साथ आप महंगा खरीदने पर मजबूर हैं। तो ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका का बहुत जबरदस्त भारत सरकार के ऊपर दबाव है, और दबाव है नहीं, दबाव वो सफल भी है। दबाव एक होता है दबाव लाना, एक होता है दबाव में आना। अमेरिका दबाव सिद्धार्थ, रिलायंस का इस डील से बाहर निकल कर आना, क्या ये एक बड़े भूकंप की तैयारी है? कई लोग इस पर ट्विटर पर लिख रहे हैं। मैं इसका ये ट्वीट पूरा मैं दिखाना चाहती हूँ, सागर मैं आपको भेज रही हूँ, अगर आप उस ट्वीट को प्ले कर सके तो प्लीज प्ले दिस ट्वीट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पॉइंट्स हम पढ़कर और फिर हम उसमें से सवाल लेंगे। मैंने आपको एक ट्वीट भेजा है ज्ञानेंद्र अवस्थी का, उन्होंने बहुत पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया है। मैं इस ट्वीट को प्ले करती हूँ सिद्धार्थ, आप भी देख लीजिएगा जब वंस इट्स प्लेड। और उन्होंने कई तथ्य भी सामने रखे हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इजंट अबाउट वन रिफाइनरी, इट्स अबाउट इंडिया नेविगेटिंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनर्जी जियोपॉलिटिकल मोमेंट सिंस 1973। उसके बाद उन्होंने कई पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट नंबर 1, रिलायंस इज नॉट रिएक्टिंग टू रशिया, इट्स रिएक्टिंग टू वॉशिंगटन एंड ब्रसल्स। पॉइंट नंबर 2, और उन्होंने इसी पॉइंट में लिखा है कि द न्यू यूएस EU sanctions don't just target Russian oil, they target products refined from Russian crude that enter the global markets. Reliance's SEZ refinery exports diesel and aviation fuel worldwide. If it touches Russian crude, its products risk being blacklisted. So Reliance's move is not ideology, it's a geopolitical
रिस्क मैनेजमेंट, वो ये कह रहे हैं कि ये जियोपॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट है। दूसरा पॉइंट जो उनका है वो ये कह रहे हैं कि दिस क्रिएट्स अ पॉलिटिकल ओपनिंग फॉर द यूएस टू प्रेशर इंडिया नेक्स्ट। रिमेंबर द पैटर्न, अब वो पैटर्न समझा रहे हैं। ईरान फोर्स टू जीरो, नहीं नहीं सुहासनी हैदर का नहीं, मैंने आपको एक और ट्वीट भेजा है। हाँ, ईरान फोर्स्ड टू जीरो, Venezuela forced to zero. Now Russia discounts shrinking, sanctions tightening. India has learned that the US uses market compliance to force geopolitical alignment without announcing sanctions directly. Reliance is simply the first pressure valve. State refineries may become the next. Russia, point number 3 उन्होंने raise किया. Russia is now the India's largest supplier. Reducing imports is not technically simple, it is strategically dangerous. Cutting Russian crude overnight would raise India's import bill sharply, increase dependence on OPEC, which has a price leverage, weaken India's bargaining position globally, push India back into Western strategic dependence, which is why New Delhi has avoided any public commitment. This isn't about oil alone, it's about strategic autonomy. Moscow is watching and recalculating. If India slows procurement, Russia will redirect the discounted crude to China. Moscow's leverage over Delhi will decrease. The Russia India axis, which is central to India's balancing strategy, will weaken. China will tighten its grip on Russian energy flows, and this is why the Kremlin quietly tracks Indian private refiners very closely. Reliance's move is a strategic signal to Moscow, not just a market decision. बहुत comprehensive ये tweet है. What to expect next? उन्होंने लिखा है, ये देखिए. A government level shift would become visible only when IOC, BPCL, HPCL begin reducing long-term contracts. India quietly increases the Gulf imports. US begins offering incentives or pressure via the I2UT and Quad channels. Russia starts complaining publicly about unreliable partners. India frames the change as commercial diversification, not geopolitics. We are not there yet. वो ये लिखते हैं और उसके बाद बॉटम लाइन में वो लिख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, Reliance's exit is the first tremor, not the earthquake. It shows US sanctions are beginning to bite, Russia is losing leverage, and India is walking the tightrope between price security and strategic autonomy. But India is not zeroing out Russian oil yet, because doing so would shift the entire Indo-Pacific balance and push India into a Western dependency cycle it has avoided since 1971. सिद्धार्थ, कई पॉइंट्स हैं इसमें. इसमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात की गई है, जियोपॉलिटिकल बैलेंस की बात की गई है, रशिया क्या करेगा, रशिया चाइना के साथ मिल सकता है, ये बहुत सारे हिंट्स इस ट्वीट में आए हैं. आपको क्या लगता है ये सिनारियो बनेगा कैसे? रिलायंस का अब रशिया से तेल खरीदना नहीं, क्या मोदी जी के लिए भारी पड़ेगा लॉन्ग रन में? देखिए, अब ये विषय मोदी जी तक सीमित नहीं है, अब ये विषय भाजपा सरकार तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब इसका असर हर भारतीय पर पड़ेगा और भारत की रक्षा नीति पर पड़ेगा. क्योंकि आप जब रशिया से तेल लेते हैं, आप रशिया को जब पैसा देते हैं, तो उसके बदले रशिया से आप भारत के लिए बहुत जबरदस्त, भारत के रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं, हथियारों के मामले में भारत के लिए सबसे डिपेंडेबल और सबसे विश्वसनीय हथियार देने वाला देश आज तक रशिया ही है. अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था. ऑपरेशन सिंदूर में जो शुरुआत में हवाई हमले हुए थे, उसके बारे में काफी विवाद रहा है. अलग अलग लोगों ने उस पर विवाद किया है. कुछ लोगों ने कहा कि हमारा हवाई हमला सफल हुआ, कहीं पर चीन ने या दूसरे कुछ लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के ने वो जवाबी हवाई हमला किया, उसमें भारत के हवाई जहाजों को कुछ नुकसान हुआ. भारत के क्या कहते हैं, एयर चीफ मार्शल ने भी कहा कि कुछ हवाई हमें नुकसान हुआ होगा. लेकिन ये सब होते हुए भी उसके बाद जो हुआ, जिसमें कि हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 ठिकानों पर बमबारी की और वो सफल हुआ, उसमें तो कोई विवाद नहीं है. पाकिस्तान भी मान रहा है कि हाँ, हमारे हवाई अड्डों पर और हमारे चीजों पर अमेरिका भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का हमला हुआ. तो ब्रह्मोस मिसाइल आपको कहाँ से आता है? ब्रह्मोस मिसाइल तो आपको रशिया देता है. तो भारत के लिए
रशिया का क्या कहते हैं महत्व ये है कि भारत के लिए रक्षा और रक्षा के मामले में सबसे जबरदस्त और सबसे विश्वसनीय हथियार आज की तारीख में रशिया देता है। तो रशिया के साथ रशिया से हथियार लेना भारत के लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी भी है और जरूरत भी है। ऐसे में आप अगर रशिया को जिस चीज में उसको लाभ होता है, क्योंकि आप हथियार तो कभी कभी लेते हैं, हथियार तो ऐसा नहीं है कि रोज सुबह शाम हथियार आ रहा है। पेट्रोलियम ऐसी चीज है जिसमें कि जो कि रोज आ रहा है। तो रशिया से जब भारत तेल ले रहा था तो रशिया को लाभ हो रहा था। आज अगर आप वो तेल लेना रोक दिए हैं, आज आज अगर आपने रिलायंस से रोका है, तो कल आपको ओएनजीसी से भी रोकना पड़ेगा। ये रोकने का कारण फिर मैं कह रहा हूं, ये अभी का बात नहीं है। 13 फरवरी को जब आप लिख के आ चुके हैं, आप अमेरिका के सामने मान चुके हैं कि भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक अमेरिका बनेगा, इसका मतलब अब के बाद से आपको पहले रिलायंस हो या बाद में ओएनजीसी हो, पहले ओएनजीसी हो बाद में रिलायंस हो, आप ना कैसे पकड़ रहे हैं या ना कैसे पकड़ रहे हैं, आपको कुल मिला के वही करना है। आपको करना यह है कि रशिया हो या सऊदी अरब हो या वेनेजुएला हो या ईरान हो या कुवैत हो, दोस्त हो दुश्मन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने ये आज से मान लिया है 13 फरवरी को कि भारत को जो तेल देगा वो अमेरिका से हम तेल लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा था, ये एक अलग बात है। भारत अमेरिका के दबाव में आ रहा है, ये एक अलग बात है। कोई दबाव डालने की कोशिश करना एक अलग बात है, आप दबाव में आ रहे हैं ये अलग बात है। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि भारत पूरी तरह से अमेरिका के दबाव में आ रहा है। उसके चलते बाकी जो मैंने आपको कहा रक्षा के मामले में जो रशिया के साथ हमारे अच्छे अच्छे हमारे हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज है, मिग हवाई जहाज है, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, तो भारत के रक्षा के मामले में, भारत हथियारों के मामले में रशिया भारत के लिए सबसे विश्वसनीय दोस्त बन के, दोस्त कहिए या उसका उसका जो सामान है हमारे लिए सबसे विश्वसनीय है। आप उसको जिस चीज से उसको लाभ हो रहा था पेट्रोल बेच के आपको, वही आप अगर रोक देंगे तो कल को वो ये भी तो कह सकता है कि हम आपको हथियार क्यों दें, हम आपको जो आपको हथियार आपको दे रहे थे वो हो सकता है कल को चीन को देना शुरू कर दे, क्योंकि उसको हथियार बेचना है, उसको पेट्रोल भी बेचना है, उसको हथियार भी बेचना है। तो ऐसे में भारत की सामरिक दृष्टि से रक्षा की कमजोरियां आने वाले समय में हो सकता है उजागर हों। और आर्थिक रूप से भारत सरकार का क्या होगा, मोदी सरकार का क्या होगा, उसको छोड़ दीजिए। भारत जितना पेट्रोल ले रहा है और आप अगर महंगा पेट्रोल लेना शुरू किए तो अंत में तो पेट्रोल तो कोई मोदी सरकार तो उपयोग नहीं कर रही है ना, पेट्रोल तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टू व्हीलर में कर रहे हैं, आप अपनी कार में कर रहे हैं। तो हमारे आपके ऊपर, भारत के हर परिवार के ऊपर आने वाले समय में हर साल करीब करीब 25,000 रुपए का ज्यादा भार पड़ने वाला है, क्योंकि आप महंगा तेल खरीद रहे हैं। आप महंगा तेल खरीदेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको महंगा मिलेगा। अगर अमेरिका आपको महंगा तेल देगा तो रिलायंस कोई अपने घर से तो पैसा नहीं लगाएगा, वो रिलायंस की रिफाइनरी में वो तेल साफ होता हो या ओएनजीसी की रिफाइनरी में साफ होता हो, वो अगर महंगा आएगा, आप महंगा खरीदेंगे तो आपको भी महंगा बिकेगा। तो महंगा बिकेगा इसका मतलब क्या है, कितनी महंगाई बढ़ेगी। तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से आने वाले समय में मतलब 2025 अभी खत्म होने वाला है, 2025 की तुलना में भारत के हर परिवार को पेट्रोल के ऊपर करीब करीब अगले एक साल में 2026 में आपको करीब करीब 25,000 रुपए, 20 से 25,000 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। 25,000 रुपए पर हर परिवार का पेट्रोल का बिल बढ़ने वाला है। आपके घर में अगर कोई गाड़ी नहीं भी है तो बढ़ेगा, क्योंकि उसके कारण डीजल का रेट बढ़ेगा और आपके घर में जो सामान आता है वो सामान का रेट बढ़ेगा, क्योंकि डीजल और पेट्रोल का तो इस्तेमाल आप अगर खुद नहीं भी करते हैं तो आप जो कपड़ा पहनते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं से आया है, वो भी किसी ट्रक में आया है, वो ट्रक में भी तो डीजल लगा है। तो वो होगा ये कि भारत के हर परिवार पर सालाना औसतन रूप से 25,000 रुपए का भार लेकिन बढ़ने वाला है। जिसके पास आपको गाड़ियां ज्यादा है उसका भार ज्यादा बढ़ेगा। आपको लगता है कि ये अब भारत का जो विपक्ष है वो तो इस इशू को उठाएगा ही, और ये तो सीधा सीधा एक सबूत है कि ये ट्रम्प का क्या असर है। अभी तो जर्नलिस्ट ने लिखना शुरू किया, आई एम श्योर इस पर ऑपोजिशन भी रिएक्ट करेगा। इस पर क्या बड़ा एक राजनीतिक बवाल अब बन सकता है? विंटर सेशन भी अब अराउंड द कॉर्नर है, 1 दिसंबर को शुरू हो जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल से इसमें होगा ये कि आप इस सवाल को आप कैसे करते हैं इस पर निर्भर करता है। इस देश में 140 करोड़ जनता है, सभी लोगों की समझदारी समान नहीं होती है। आप हर चीज को तकनीकी रूप से समझाएंगे तो हो सकता है बहुत लोग समझे और बहुत लोग नहीं समझे। सीधा सा सवाल भारत की जनता या भारत का विपक्ष भारत सरकार से कर सकता है
कि आपके घर के नीचे जब आपको सस्ती सब्जी मिल रही है तो रोज आप 5 किलोमीटर दूर जाके महंगी सब्जी क्यों खरीद रहे हो? जब रशिया आपको सस्ता तेल दे रहा है तो वो लेना आप बंद क्यों कर रहे हो? आप अमेरिका से महंगा तेल क्यों खरीद रहे हो? बस इतना सा सवाल अगर पूछा जाएगा, बहुत साधारण सा सवाल है, तो मेरे ख्याल से इस चीज का अगर भारत सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती है तो अपने आप मामला खुल जाएगा। और मेरे ख्याल से भारत सरकार के पास संतोषजनक देने के लिए उत्तर नहीं है, क्योंकि आप रशिया से सस्ता तेल लेना बंद कर रहे हो और अमेरिका से महंगा तेल ले रहे हो। कोई भी पूछेगा क्यों ले रहे हो, तो इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है आपको, क्योंकि ये सवाल हाँ या ना में का जवाब है। आप अमेरिका से महंगा तेल क्यों खरीद रहे हो, रशिया से सस्ता तेल क्यों बंद कर रहे हो, इतने से सवाल में जवाब देना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए, इस लेकिन समय वो टॉप सवाल क्या होगा इस पर निर्भर करता है। हाँ, अब ये इस समय टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है कि रिलायंस ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उनका 10 साल पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वायलेट किया। प्यूतिन, इस पे आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा, समय कम है, कि अब प्यूतिन भी तो इस चीज को देख रहे होंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या अब वो भारत से अपनी दूरियां बढ़ाएंगे, या फिर भारत ने उनको पर्दे के पीछे से कह दिया होगा कि भाई हम हथियार तो आप ही से खरीद रहे, कोई बात नहीं, तेल हम नहीं खरीदेंगे अब? नहीं, इसमें समस्या ये होगी कि पुतिन जो युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध हमेशा बहुत महंगा सौदा होता है। तो अगर रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है तो उसको कितना भी पैसा आए वो पैसा कम है। और भारत रशिया से कितना भी हथियार खरीदे, हथियार तो आप कभी कभार खरीदते हैं, साल में एक बार दो बार हथियार खरीदते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल कितना खरीदते हैं? 100 ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे, 200 खरीदेंगे। आप अगर रशिया से सुखोई खरीदते हैं तो कितना सुखोई खरीदते हैं? 10 सुखोई खरीदेंगे, 20 सुखोई खरीदेंगे, रोज तो नहीं खरीदेंगे। तेल एक ऐसी चीज है जो कि आप रोज खरीदेंगे। रोज खरीदने वाली चीज को अगर आप रोकते हैं तो स्वाभाविक है कि पुतिन को गुस्सा आना आपके ऊपर स्वाभाविक है। दूसरा गुस्सा ये आएगा कि आप पुतिन को जो मुनाफा हो रहा है, पुतिन को जो युद्ध लड़ना पड़ रहा है, उसमें आप दिक्कत दे रहे हैं उसको। तो मेरे ख्याल से पुतिन इस चीज को काफी गंभीरता से लेंगे। और मुझे डर ये है कि अभी तक काफी सारे रशिया के जो हथियार थे वो एक्सक्लूसिवली भारत को देता था। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया छोड़ के किसी तीसरे देश के पास नहीं है। इसीलिए भी ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में सफल हुआ। और रफाल के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो गई, क्योंकि रफाल भारत के पास भी है, लेकिन रफाल नाम का जहाज कतर नाम के देश के पास भी है। और कतर नाम के देश के साथ पाकिस्तानी वायुसेना ने कभी न कभी युद्धाभ्यास किया है। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को रफाल कैसे ऑपरेट करता है इसके बारे में थोड़ा बहुत पिक्चर है, क्योंकि कतर के पास भी रफाल हवाई जहाज है और भारत के पास भी रफाल हवाई जहाज है। तो रफाल के साथ जब जब पाकिस्तानी वायुसेना का टक्कर होगा तो रफाल क्या है करके पाकिस्तानी वायुसेना को पता है, क्योंकि उसने कतर में देखा हुआ है। लेकिन रशिया के साथ, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल केवल भारत और रशिया के पास है, तो जब जब भारत ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करेगा या भारत जब जब सुखोई का इस्तेमाल करेगा, तब तक पाकिस्तान के पास, क्योंकि उसने सुखोई देखा नहीं है कहीं दूसरे के साथ, कभी सुखोई के साथ उसका सामना हुआ नहीं है, कभी ब्रह्मोस के साथ उसका सामना नहीं हुआ है, तो उसका काट करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अगर आप रशिया से तेल लेना बंद कर दोगे, उसका मुनाफा कम कर दोगे, तो रशिया स्वाभाविक है तेल के लिए भी किसी दूसरे देश को पकड़ेगा और अपने हथियार भी अब वो कहेगा कि हम तो चीन को भी बेचेंगे। भाई कल को मान लीजिए रशिया कहने लगे कि हम तो भैया आपका क्या कहते हैं हवाई जहाज ब्रह्मोस हम पाकिस्तान को भी बेचेंगे, तो आप कैसे रोकोगे? क्योंकि हमें पता है दुनिया में काफी सारे ऐसे देश हैं, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें मजेदार बात यह है कि भारतीय वायुसेना के पास भी अमेरिका के हवाई जहाज थे हरक्यूलस, और पाकिस्तानी वायुसेना के पास भी अमेरिकी हवाई जहाज थे F-16। तो कभी कभी ऐसा होता है जो हथियार बनाता है उसको कोई लेना देना नहीं होता कि किसी एक को ही बेचना है, हम दोनों को बेच देंगे। तो ऐसी स्थिति आएगी तो भारत के लिए जो हथियारों के मामले में भारत की विश्वसनीयता रशिया के साथ होने के कारण हमारा अपर हैंड रहता है, हम अधिकतर हमारी लड़ाइयां हम जीतते हैं। आने वाले समय में थोड़ा उसमें समस्या आने की संभावना ज्यादा दिख रही है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।